डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने उष्मागतिकी के जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ वगैरह पढ़े, सारे हमने प्रक्रम पढ़े। और कल हमने भाप का इंजन, उसके बारे में हमने पढ़ा था, भाप का इंजन क्या होता है, कैसे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कार्नोट चक्र तथा कार्नो का आदर्श इंजन। ठीक है, अभी आप लोग लिखना, पहले रुको उससे पहले। तो कार्नो चक्र क्या है? कार्नो वैसे एक तरीके से बेसिकली तो ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय, ठीक है। उत्क्रमणीय एवं अनुक्रमणीय प्रक्रम मैंने पहले से आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो कल हमने जैसे भाप का इंजन पढ़ा था, भाप के इंजन के टाइम में मैंने ये चीज बताई थी कि उस इंजन में तो हमने कैसे पढ़ा था कि ऊष्मा स्रोत से वो जो भी ऊष्मा लेता है, ठीक है ना, T8 जैसे था, वहां से उसने कुछ भी ऊष्मा ली, QH ऊष्मा मान लो ले ली, उसके बाद उसने इंजन पे काम भी किया, और काम करने के बाद में उसने सिंक को कुछ ना कुछ ऊष्मा दी, ठीक है। और जनरली होता भी ऐसा ही है, हमारी डेली लाइफ में भी हम जितने भी सिस्टम्स देखते हैं। समझ में तो आ गया होगा कल हम लोगों को भाप के इंजन का पूरा जो भी हमने पढ़ा था, इसकी दक्षता भी हमने निकाली थी कितनी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने एक कैल्विन प्लांक का एक कथन भी हमने पढ़ा था। उस कथन में यही कहा गया था कि मान लो अगर हम कोई ऐसा सिस्टम माने कि जिसके अंदर का पूरा जो वर्कडन है, जो जितनी ली गई ऊष्मा है उसके बराबर है, और सिंक का कोई कुछ भी ऊष्मा नहीं दे रहा, ठीक है ना, टीसी बराबर हमने 0 मान लिया था, या क्यूसी बराबर हमने 0 मान लिया था। तो उस कंडीशन में हमने क्या कहा था कि ऐसा कोई चक्र बनाना ये कैसा है, असंभव है, ठीक है, इम्पॉसिबल हमने बताया था, असंभव होगा ऐसा बनाना, ठीक है ना, कैसे संभव नहीं है, जितने ऊष्मा आप लो पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे, कार्नो नाम था उनका, ठीक है ना, एक रिसर्च स्कॉलर थे, एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा, उन्होंने कि अगर मान लो ठीक है कि ऐसा बनाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम अगर ऐसा कर ले, मान लो कि कोई भी ऐसा एक इंजन हो जिसके द्वारा जो किया गया, जैसे उसने इंजन पे कार्य किया कुछ ना कुछ, ठीक है ना, तो यहाँ से ऊष्मा उसने QH ऊष्मा ली, ठीक है, ये बात तो। लेकिन अगर अब मान लो सिंक को वो कुछ ना कुछ ऊष्मा तो देगा, इन्होंने ये बोला ठीक है Q से ऊष्मा देगा, लेकिन सिंक को देने के अलावा पूरे कार्य के दौरान अन्य रूप किसी भी प्रकार से ऊष्मा जो है वो वेस्टेज में नहीं जाए, मतलब अन्य किसी प्रकार से ऊष्मा हमारे व्यर्थ नहीं जाए। जैसे कल मैंने आपको पूरा सिस्टम बना करके बताया था कि कैसे उसमें सबसे पहले हमने कार्यकारी पदार्थ था, उसको हमने पिघलाया, उसको लिक्विड से फिर हमने उसको कैसे गैस में कन्वर्ट किया, हमने कोई भी उस पर आदर्श गैसें वगैरह हमने लगाई, और उसके बाद फिर हमने उसको गैस में उपयोग किया, टरबाइन पर हमने उसके भाप के रूप में उसकी भाप को हम ले गए, ठीक है ना। तो हमने ये बताया कि इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ ऊष्मा तो नष्ट हुई होगी, ठीक है ना, उसके बाद जाकर के हमने यहाँ से विद्युत उत्पादन किया, जो भी किया। तो कार्नो ने ये बात बोली कि मान लो काम में जितना यूज में आ रहा है ऊष्मा उतना तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर हम ऐसी व्यवस्था कर दे कि उसके अलावा किसी प्रकार से ऊष्मा जो है हमारी व्यर्थ नहीं जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम इंजन की जो दक्षता है, एफिशिएंसी, जो हमने ईटा निकाली थी, कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, कि एटलीस्ट हम इसको बढ़ा तो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो इन्होंने बोली है कि बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ाने के लिए हम काम क्या करेंगे, जैसे कि कल हमने एक जो पात्र बनाया था, कल हमने उस पात्र की व्यवस्था कैसे बनाई थी कि हमने उसका जो तल था वो तो हमने सुचालक बना दिया था। सुचालक का मतलब हमारा क्या था कि ताकि वो हीट जो है वो बहुत आराम से ले सके, ऊष्मा ऊर्जा जो है वो आराम से ले सके वो, ठीक है ना। और उसकी जो दीवारें थी, दीवारों को हमने कैसा बना दिया था, कुचालक बना दिया था। तो ऐसा जो आइडिया था, ये आइडिया बेसिकली कार्नो का ही था कि अगर कुछ भी मतलब इस प्रकार की व्यवस्था, ठीक है ना, वो इस पर्टिकुलर इस सिस्टम इस निकाय के लिए ऐसी व्यवस्था है, अलग अलग कंडीशन में व्यवस्था अलग अलग प्रकार से की जा सकती है, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा क्या है कि व्यवस्था इस प्रकार से हो कि उसकी दीवारें जो है, दीवारों से किसी प्रकार की ऊष्मा नहीं निकले, मतलब जितनी यहाँ से जो मैंने ऊष्मा ली, अब इसके अंदर चाहे वो कार्यकारी पदार्थ पे वो काम करेगा, उसमें जो ऊष्मा लगेगी वो तो लगेगी ही, लेकिन उसके अलावा कहीं से भी वेस्टेज नहीं जाए, ठीक है। तो ये कार्नो का उद्देश्य था। उसके बाद कार्नो ने बोला कि क्या अगर इस तरीके से ही हम पूरा का पूरा ऊष्मा जो है उसको व्यर्थ जाने से बचाएं, तो क्या इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज तो होगी, लेकिन क्या इसकी एफिशिएंसी बिल्कुल 100% भी हो सकती है क्या? 100% मतलब वही क्लासेस का जो कथन था जो असंभव था, तो कार्नो ने उस पर बात की कि क्या इसको बिल्कुल हम 100% एफिशिएंसी तक बना सकते हैं क्या, कि हम जितने ऊष्मा ले पूरा का पूरा काम में ही यूज में आ जाए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाए। तो इसके ऊपर कार्नो ने क्या किया, एक इंजन बनाया। हालांकि ये है 100% तो नहीं हो सकी, लेकिन ये है कि किसी भी इंजन की दक्षता एटलीस्ट कार्नो इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। कार्नो ने यह है कि 100% एफिशिएंसी नहीं कर पाया, लेकिन उसने
इंजन की दक्षता को भाप के इंजन से, चाहे आप कार्नोट के लिए ले लो, कार्नोट के लिए जो एफिशिएंसी थी, वो जो इंजन नॉर्मली जो हमने स्टीम इंजन का पढ़ा था हमने, उससे जो एफिशिएंसी थी उससे ज़्यादा तो हो ही रही थी। और सिर्फ इसी की नहीं, दुनिया में किसी प्रकार के इंजन हो, चाहे भाप के इंजन हो, चाहे कोई और मशीन भी हो, उनका हम कंपेयर हमेशा कार्नो इंजन से करते हैं, क्योंकि किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती, कार्नो इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम भी इसके बराबर होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा है, क्योंकि कार्नो के हिसाब से दक्षता कार्नो ने बहुत ज़्यादा बना दी, इससे ज़्यादा दक्षता होने का मतलब ऑलमोस्ट W बराबर जो है QH के बराबर की जितनी ऊष्मा ले पूरी की पूरी वर्क डन में आ जाए, तो वो इम्पॉसिबल कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमेशा इम्पॉसिबल ही रही कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जितनी ऊष्मा आपने दी पूरा का पूरा आप कार्य में रूपांतरित कर दो, तो वो कंडीशन तो इम्पॉसिबल ही रही। लेकिन हाँ ये है कि कोई भी इंजन जो है उसकी दक्षता कार्नो इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है या फिर फाइनली इसके बराबर तक में हो सकती है। और कार्नो इंजन को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आदर्श इंजन भी कहते हैं, आदर्श इंजन या फिर आइडियल इंजन। आइडियल इसलिए मानते हैं क्योंकि इसको हम आदर्श मानते हैं हर कंडीशन में। ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेफली और ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को वेस्टेज होने से बचाता है, प्लस इसके द्वारा एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा आती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आदर्श इंजन। तो ये था कार्नो का बेसिकली, ठीक है ना, पूरा जो काम था, इसलिए इसको आदर्श इंजन कहा। और ये तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको लिखवाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग ये हेडिंग डालो, कार्नोट चक्र तथा कार्नो का आदर्श इंजन, कार्नोट चक्र तथा कार्नो का आदर्श इंजन। ठीक है ना, तो इसमें लिखो कार्नो के इंजन, नहीं एक मिनट, इसमें पहले आप ये लिखो, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का काल्पनिक, इमेजिनरी, काल्पनिक या फिर ऑब्लिक आदर्श, काल्पनिक या आदर्श इंजन है, जो कि कॉमा देके लिखना, जो कि ऊर्जा का कार्य में, ऊर्जा का कार्य में अधिकतम रूपांतरण करता है, अधिकतम रूपांतरण करता है। यह एक प्रकार का आदर्श अथवा काल्पनिक इंजन है जो कि ऊर्जा का कार्य में अधिकतम रूपांतरण करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकता है। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट डाल करके लिखो, नेक्स्ट एरो बना के लिखो। अधिकतम, नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, उसमें लिखो अधिकतम कार्य, अधिकतम कार्य प्राप्त करने के क्रम में, अधिकतम कार्य प्राप्त करने के क्रम में इंजन द्वारा, इंजन द्वारा जितनी भी ऊष्मा ली जाती है, जितनी भी ऊष्मा ली जाती है, वह सभी उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, वह सभी उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। अधिकतम कार्य करने के क्रम में, अधिकतम कार्य करने के क्रम में इंजन के द्वारा जितनी ऊष्मा ली जाती है वह सभी उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, तथा तथा कार्यकारी पदार्थ के रूप में, कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस उपयोग ली जाती है, आदर्श गैस उपयोग ली जाती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड एरो डालो, कार्नोट उत्क्रमणीय इंजन, कार्नो का उत्क्रमणीय इंजन मूलतः 4 प्रक्रम में विभाजित होता है,
मूलतः 4 प्रक्रम में विभाजित होता है। इसके बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं इसमें, अभी अपन पढ़ेंगे चारों। तो कार्नो का उत्क्रमणीय इंजन मूलतः 4 प्रक्रम में विभाजित होता है तथा सभी प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं, तथा सभी प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट डालो। कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो के इंजन की दक्षता केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है। ताप पर निर्भर करती है तथा कार्यकारी पदार्थ से स्वतंत्र रहती है। कार्यकारी पदार्थ से स्वतंत्र रहती है। ठीक है, तो ये पूरा हमने चारों प्रक्रम में हमने क्या क्या बताया। देखो, ये बेसिकली हमने कार्नो इंजन की पूरी डेफिनेशन आप लोगों को पहले समझा दी। कार्नो इंजन क्या है, उसका सबसे पहले तो उसका आविष्कार क्यों किया गया, क्योंकि कार्नो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये सोचा कि क्या कोई ऐसा इंजन भी है, उसकी दक्षता क्या हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं अगर हम उसकी जो ऊष्मा है उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दे, बिल्कुल व्यर्थ ना होने दे। तो उसके लिए उन्होंने इस प्रकार के इंजन का निर्माण किया, इस प्रकार के इंजन का आविष्कार किया। या उनके दिमाग में ऐसा विचार आया, आइडिया आया कि उन्होंने उसको एक इंजन बनाया, उसका नाम दिया कार्नो इंजन के नाम से। ठीक है, तो हमने उसकी मेन उसमें क्या चीजें होती है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले तो कि सबसे ज्यादा फर्स्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा कि मैक्सिमम जो है इसमें काम किया जाता है, उस मैक्सिमम काम में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस यूज में लिए जाते हैं और कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम उसमें आदर्श कैसे प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, पहली चीज पढ़ी। दूसरा हमने पढ़ा कि इस प्रोसेस में क्या होता है, टोटल 4 प्रक्रम होते हैं। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे कि इसमें क्या होता है, एक ग्राफ आएगा आपके, इसमें 4 अलग अलग आपके प्रोसेस होते हैं तब जाके पूरा। अब चारों प्रक्रम क्या होते हैं, जैसे पहले मान लो ABCD, अगर मैं इनको नाम दे दूं एक तरीके से, ये 4 क्या है, 4 घटनाएं हैं। ठीक है, A से B घटना हुई, फिर B से C हुई, फिर C से D हुई और फिर D से A हुई। तो A से चले और बाद में हम A तक ही वापिस आ गए। तो इस प्रकार का प्रक्रम क्या कहलाता है कि हमने जहां से शुरुआत की वापस हम वहीं आ गए, उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कार्नो के एक पूरे प्रक्रम को कार्नो चक्र कहते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि कार्नो प्रक्रम कैसा प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम है। चक्रीय प्रक्रम है या फिर एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है ना, एक कैसा साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे एक साइकिल को कंप्लीट करता है और लास्ट में वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही आ जाता है, इसलिए हम इसको एक चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट है, उस पर आप चाहे इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना, उस पर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है ना, क्या कि हमने ये पढ़ा कि कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वो सिर्फ ताप पर डिपेंड करती है, कोई कार्यकारी पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती। तो कार्यकारी पदार्थ आप इसमें कुछ भी ले लो, उससे उसके एफिशिएंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ताप पे फर्क पड़ेगा। और इसीलिए ही कार्नो इंजन जो है उसको आदर्श माना गया है, ये भाप के इंजन से ज्यादा अच्छी इसीलिए है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे कल हमने भाप का इंजन पढ़ा, तो उसमें हमने क्या किया, यहाँ से TH इसका टेम्परेचर था, लेकिन हम प्रयोग में क्या ले रहे थे, QH ऊष्मा प्रयोग में ले रहे थे। QH पे डिपेंडेंट बता रहे थे कि यहाँ पे हमारा इंजन लगा हुआ है और फिर नीचे हमने जो सिंक बताया था, हमने माना कि वो TC टेम्परेचर पे है, तो उसको हम QC ऊष्मा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन कितना आया था, QH माइनस QC के बराबर आया था। ठीक है, ये भाप के इंजन का था। जबकि कार्नो इंजन में क्या होता है, इस Q को हम कंसीडर नहीं करते, हम किसको मानते हैं, इस टेम्परेचर। अभी हमने कहा उसकी दक्षता इस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसके द्वारा किया गया कार्य होता है। तो अब देखो ऊष्मा जो है, ऊष्मा में तो परिवर्तन हो सकता है। भाई ऊष्मा मान लो QH की वैल्यू इससे ली गई ऊष्मा है, ये हो सकता है कभी इंजन बहुत ज्यादा ऊष्मा ले ले, कभी कम भी ऊष्मा ले सकता है। ठीक है ना, तो ऊष्मा के मान में तो परिवर्तन संभव होता है, लेकिन टेम्परेचर तो इसका फिक्स रहता है, क्योंकि इसको तो हमने क्या बोला था, हीट रिजर्वायर बोला था हमने, ऊष्मा का भंडार था ये।
हीट रिजर्वायर था, ये ऊष्मा भंडार था। और ऊष्मा भंडार की हमने क्या व्यवस्था, स्पेशलिटी क्या बताई थी, इसकी विशेषता क्या थी कि इससे अगर हम कितनी भी ऊष्मा ले भी लेते हैं ना, तो भी इसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स बना रहता है। कि मतलब इतनी अनंत ऊष्मा होती है यहाँ पे। ऊष्मा कैसी होती है यहाँ पे, बिल्कुल अनंत होती है। कि अनंत में से अगर आप थोड़ा बहुत टेम्परेचर ले भी लेते हो, फिर वो क्या करती है, आपको बिल्कुल टेम्परेचर उसका सेम सा बना रहता है। इसीलिए तो यहाँ तो हमने क्या किया, इसका मतलब टेम्परेचर इसमें फिक्स रहेगा। टेम्परेचर आपने इससे थोड़ी ऊष्मा QH जो है TH के कंपेयर में बहुत कम होती है। QH इसके कंपेयर में कम होती है। हमने भी जितनी जरूरी थी उतनी ऊष्मा ले ली, ठीक है ना, और उसमें से QC दे दी। अब जरूरी नहीं हर प्रोसेस में ये जो काम है ये बिल्कुल सेम का सेम हो, मतलब QH माइनस QC की जो वैल्यू है ये बिल्कुल सेम की सेम वैल्यू है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। किसी इंजन में हो सकता है कि काम करने में QH बहुत ज़्यादा यूज में आई हो, और जो हमने QC अमाउंट जो दिया है, QC जो ऊष्मा दी है वो ऊष्मा थोड़ी कम रह गई हो। तो ऐसी कंडीशन में ये जो डिफरेंस है क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने QH जो लिया उसमें से वो थोड़ा सा हमारे काम में ज़रूरी में आया, और बाकी पूरा बचा हुआ हमने QC को दे दिया। तो ऐसे में इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और सॉरी, पहले वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हमने ज़्यादा यूज में ले लिया, डिफरेंस कम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो कम, इसीलिए हमने बताया कि भाप के इंजन की जो दक्षता है, क्योंकि वो डिपेंड इन दोनों पे करती है, तो भाप के इंजन की दक्षता तो क्या होती है, कम ज़्यादा हो सकती है, उसका मान ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन कार्नो इंजन की स्पेशलिटी क्या थी कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमने अभी भी बोला कि ये कार्यकारी पदार्थ है, किसी और चीज़ पर नहीं, ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर तो हमें पता है फिक्स का फिक्स है, QH कितनी भी ले लो, QC कितनी भी, टेम्परेचर फिक्स रहेगा। इसका मतलब इसकी दक्षता भी कितनी रहेगी, फिक्स रहेगी और ज़्यादा अमाउंट में रहेगी। ठीक है, तो ये इसके इन दोनों में एक तरीके से ये डिफरेंस भी हो गया। और ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान भी रखनी है, कोई पूछ ले कि कार्नो इंजन की दक्षता किस पर डिपेंड करती है, या ताप कम ज़्यादा करने से प्रभावित होती है या नहीं, या ऊष्मा कम ज़्यादा करने से प्रभावित होती है या नहीं, या कार्यकारी पदार्थ कम ज़्यादा करने से या चेंज करने से प्रभावित होती है या नहीं, तो इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो सिर्फ ताप पर डिपेंड करती है, और ताप पर डिपेंडेंट करने के कारण ही कार्नो इंजन कैसा होता है, भाप के इंजन से ज़्यादा अच्छा होता है, आइडियल होता है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। ये इन दोनों में आपका बेसिकली क्या अंतर है, इन दोनों में वो चीज हमने बता दी। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाना भी चाहो तो कुछ ऐसा ही बना सकते हो डायग्राम, कि मान लो जैसे ये मैंने कोई पात्र ले लिया, और ये मैंने क्या किया, इसकी ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें तो मैंने कैसी बना दी, कुचालक बना दी। ये तो होगी कुचालक। और जबकि नीचे जो इसका तल है, ये मैंने कैसा बना दिया, सुचालक। तो हम हीट यहाँ से देते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने कोई वो हीट रिजर्वायर जो ऊष्मा भंडार जोड़ रखा है, इसका टेम्परेचर मैंने हाई टेम्परेचर, तो हीट तो यहाँ से लेगा, तो सुचालक होने की वजह से इसमें एंटर कर जाएगा। इसमें वही आपके कार्यकारी पदार्थ होंगे, कार्यकारी पदार्थ है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आदर्श गैसें भी डाल देंगे, तो वो क्या करेंगे, कार्यकारी पदार्थों को वही भाप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी ऊष्मा वेस्टेज कम से कम जाएगी, क्योंकि हमने दीवारें कैसी कुचालक कर दी ना, तो यहाँ से बिल्कुल भी आगे पीछे, मतलब चारों जैसे गोलाई में है, तो उसका पूरा वॉल्यूम हमने कैसा कर दिया, कुचालक। और नीचे का जो उसका जो प्लेन है बेस से नीचे का, वो कैसा कर दिया, सुचालक। तो ऊष्मा ले तो लेगा लेकिन कहीं जाने नहीं देगा, तो सीधे हमारा काम में यूज में आएगा। और जो हम दूसरे तरफ मान लो अगर मैंने सिंक लगा रखा है, तो सिंकों में TC टेम्परेचर दे दूंगी, तो ये डिपेंड ओनली QH और TC दोनों टेम्परेचर कितना कितना है उस पर ही डिपेंड करेगा ये। ठीक है, ये हो गई कार्नोट इंजन की बात। ऊष्मा स्रोत वगैरह अगर मैं इसके, अच्छा इसमें एक लाइन और लिखो। ये डायग्राम समझ में आ गया, चाहो तो इसको शॉर्ट में बना भी लो डायग्राम, और बाकी नहीं बनाओ तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कार्नो इंजन की व्यवस्था और उसका डायग्राम, तो आप ये बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें नीचे एक लाइन लिखो, कार्नो के इंजन में, कार्नो के इंजन में कार्यकारी पदार्थ की, कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ कर, निश्चित अवस्था से प्रारंभ कर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा, विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में से, विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए, विभिन्न अवस्थाओं में से
गुजरते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आना, पुनः प्रारंभिक अवस्था में आना कार्नोट चक्र या ब्रैकेट में लिख लो कार्नोट साइकिल कहलाता है। कार्नोट चक्र या ब्रैकेट में लिख लो कार्नोट साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कार्नो इंजन हो गया। उसके अलावा जैसे हमने भाप के इंजन में अलग अलग पॉइंट्स थे, इसमें मेन जो आपके भाग हैं इस डायग्राम के मेन भाग क्या हो गए, एक तो हमारा ऊष्मा स्रोत हो गया, एक हमारा कार्यकारी पदार्थ हो गया, एक हमारा ऊष्मा सिंक हो गया। ठीक है ना, अगर जैसे मान लो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कार्नो इंजन क्या है, उसके बारे में, उसकी पूरी क्रियाविधि तथा उसके विभिन्न भागों का वर्णन करो या ऐसा कुछ भी, तो सबसे पहले कार्नो इंजन आपने बता दिया, उसके बारे में 3-4 पॉइंट अलग अलग क्या होते हैं वो हमने बता दी, कार्नो इंजन की डेफिनेशन बता दी, हमने डायग्राम बना दिया, अलग अलग इसमें भाग क्या क्या होते हैं, तो ऊष्मा स्रोत होता है, कार्यकारी पदार्थ होता है, ऊष्मा सिंक होता है। सबसे पहले हम ऊष्मा स्रोत की बात कर लेते हैं, तो जैसा आपने भाप के इंजन में पढ़ा था बिल्कुल वैसा सेम लिखोगे कि ऊष्मा स्रोत क्या होता है, एक अनंत ऊष्मा भंडार होता है जिसका तापमान क्या होता है, अनंत ताप रखा जाता है, जिसमें से यदि थोड़ी ऊष्मा ले भी जाए तो भी उसके ताप पर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार का तो हमारा ऊष्मा स्रोत होता है। दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, कार्यकारी पदार्थ जो होता है वो कुछ भी हम ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार, उसका ये क्या नाम है, कार्नो इंजन की दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा हम इसको उपयोग में किस प्रकार से लेते हैं कि हमने बता दिया, एक पात्र होता है जिसकी दीवारें कुचालक होती है तथा उसकी जो तली होती है वो कैसा सुचालक लिया जाता है, उसके अंदर कार्यकारी पदार्थ भरा जाता है जिसके रूप में हम आदर्श गैसों को प्रयोग में ले लेते हैं। तो सीधे वहां से जैसे टेम्परेचर, अब यहाँ से ऊष्मा नहीं सीधे टेम्परेचर हम इसको देंगे और टेम्परेचर लेके कार्यकारी पदार्थ जो हमारा होता है वो क्या होता है, अपना कार्य करना प्रारंभ करता है, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देता है ली गई ऊष्मा को। ठीक है, यह हमारा कार्यकारी पदार्थ। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ऊष्मा सिंक। ऊष्मा सिंक भी क्या होता है, बिल्कुल कार्यकारी ये जो TH हुआ वैसे ही ऊष्मा सिंक होता है, ये भी ऊष्मा भंडार होता है। इसमें भी आप क्या करो, अब इसमें उल्टा होता है, इसके जो ऊपर की जो ये ऊपर की जो इसकी छत होती है ये सुचालक होती है, ये सुचालक होती है, बाकी पूरी दीवार या नीचे का इसका बेस ये पूरा कैसा होता है, कुचालक। क्यों, क्योंकि हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसको ऊष्मा देने में भी क्या ऊपर से सुचालक होगा, तो यहाँ से ऊष्मा ये आराम से ग्रहण कर लेगा और बाकी कुछ अलग, ताकि यहाँ पे कुछ निकल नहीं पाता है तभी तो, क्योंकि यहाँ पे पूरे एक साइकिल को कंप्लीट करता है। तो पहले एनर्जी यहाँ से ली, यहाँ काम क्या दी, तो एनर्जी और टोटल इसको दी गई एनर्जी और किया गया कार्य दोनों मिला के वापस TH के बराबर हो जाते हैं या वापस ये एक कंप्लीट चक्र को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो ये होगा हमारे कार्नो इंजन के मेन सारे भाग हो गए। ठीक है, जिसके बारे में आपने लिख दिया। इसकी कार्यविधि भी इसी प्रकार से हो जाएगी कि हम जैसे इंजन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे उत्क्रमणीय प्रक्रम हमने पहले बोल ही दिया। इसके बारे में मेन बात क्या होती है कि एक चक्रीय प्रक्रम होता है और इसके अंदर 4 प्रक्रम अलग अलग होते हैं, वो भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो बाकी इसके अंदर 4 प्रक्रम होते हैं, चारों प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं, इसका अर्थात अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाते हैं कार्य करने के पश्चात। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब सबसे इम्पोर्टेंट कार्नो इंजन की दक्षता। बराबर क्या हो जाएगा, तो सेम अभी हमने बोला कल हमारे पास दक्षता जो थी, दक्षता का फॉर्मूला क्या था, 1 - QC/QH के बराबर था, क्योंकि वो ऊष्मा पे डिपेंड कर रही थी। यहाँ हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये पूरा कैसा हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेम, लेकिन 1 - TC/TH हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी ओनली किस पे, टेम्परेचर पे रहेगी। तो ये आप लिख लो, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है ना,
और इसकी डेरिवेशन वगैरह नहीं आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डेरिवेशन ऐसे कभी एग्जाम में आपके आती भी नहीं है। हाँ, इस पर न्यूमेरिकल जरूर आ सकते हैं। तो 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। ठीक है, यहाँ पे टी सी आप किसकी लिख सकते हो। यहाँ पे टी सी बराबर तो आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मा सिंक का ताप, और जबकि टी एच बराबर यहाँ पे क्या है, ऊष्मा स्रोत का ताप। ठीक है, तो ये पूरा नोट कर लो कार्नो इंजन की दक्षता। लिख लिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या, वो इसी का भाग है। अभी जो मैंने बताया कि इसमें 4 प्रक्रम होते हैं, तो वो चारों प्रक्रम क्या क्या होते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है, इसके द्वारा किया गया कार्य हम कैसे निकालते हैं, उन सब के बारे में। ठीक है ना, तो इसको एक क्वेश्चन डाल करके लिखो। एक आदर्श गैस जो कार्नो चक्र से होकर गुजरता है, जो कार्नो चक्र से होकर के गुजरता है, उसके लिए QC अपॉन QH का मान, QC अपॉन QH का मान TC व TH के रूप में ज्ञात करो। ठीक है ना, मतलब एक आदर्श इंजन हम नॉर्मली बता रहे हैं कि एक तरीके से कार्नो साइकिल में जैसे हमने भाप के इंजन में QC अपॉन QH के रूप में हमने पता की थी इसकी दक्षता या किया गया कार्य, तो अब हमें किसमें TC और TH के रूप में पता करना है। ठीक है, तो लिख लिया। एक आदर्श इंजन जो कार्नो चक्र से होकर के गुजरता है, उसके लिए QC अपॉन QH का मान TH व TC के रूप में ज्ञात करो, या फिर TH व TC के बीच संबंध स्थापित करो, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है ना, TC व TH के बीच में संबंध स्थापित करो, कैसे भी लिख लेना। ठीक है, लिख लिया। अब इसका आंसर, सबसे पहले तो हमने जैसे बताया कि इसमें बेसिकली कैसे होते हैं, हमारे 4 प्रक्रम होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका एक पीवी डायग्राम बना लो। आप लोग एक साइड बना लेना, ब्लैक बोर्ड छोटा है तो मैं बीच में बना रही हूँ, आप लोग कॉपी में एक साइड या फिर जैसे भी हो बनाना। ठीक, चारों प्रक्रम हम पीवी डायग्राम के थ्रू बताएंगे। पी यहाँ पे प्रेशर और बी यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले हमने समतापी प्रक्रम के कैसे बताया था, कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है। जैसे मैंने ये बताया था, मान लो ये 2 लाइनें हैं, दोनों क्या है, अलग अलग टेम्परेचर को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, दोनों अलग अलग ताप को प्रदर्शित कर रही है यहाँ पे। अब जैसे मैं ऐसे मान लो ये जो है बीच में, हम इसका एक थोड़ा सा भाग ले लेते हैं। ठीक है, इसका हमने थोड़ा सा इस तरीके से भाग ले लिया। इसको मैंने मान लो नाम दे दिया ABCD। ये पहले A से B की तरफ, B से C, C से D की तरफ और D से A। ये क्योंकि समतापी प्रक्रम को, तो इसका ताप हमने मान लिया TH है और इसका ताप हमने मान लिया TC। ठीक है, 4 प्रकार के यहाँ पे प्रक्रम हमें शो हो रहे हैं। इसको या तो आप 1 2 3 4 मान लो, 1 2 3 और 4।
ये हमारे कैसे 4 प्रक्रम यहाँ पे हमारे प्रदर्शित हो रहे हैं। अब ये प्रक्रम है कौन कौन से आप पहचान सकते हो। मैंने उस दिन जो आप लोगों को सबसे लास्ट में ग्राफ बनाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक किसी ग्राफ में हम सब प्रकार के अलग अलग जो प्रक्रम होते हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले आप ये देखो, क्योंकि ये इस पूरे प्रक्रम के दौरान ताप इसका समान है, तो ये तो कैसा होगा, समतापी। दिख तो रहा है ना रेड इंक से, समतापी प्रक्रम, ठीक है। मैं बोल रही हूँ नहीं दिख रहा हो तो इसमें से समतापी प्रक्रम हो गया, ठीक है। अब ये भी क्योंकि आपका समतापी प्रक्रम है, तो मैंने बताया था 2 समतापी प्रक्रम, उन दोनों के बीच में जो ग्राफ शो होता है उन दोनों के बीच किया गया कार्य किसके, रुद्धोष्म के बराबर होता है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, रुद्धोष्म। अब रुद्धोष्म भी कैसा है, क्योंकि गैस का हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ इस समय क्या हो रहा है, प्रसार, तो ये हमारा हो जाएगा रुद्धोष्म प्रसार, ठीक है। समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रसार। अब ये भी हमारा कैसा है, ये इसका टेम्परेचर Tc है पूरे प्रक्रम में तुरंत, तो ये भी हमारा समतापी हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, फिर यहाँ डी से, तो यहाँ गैस पुनः प्रारंभिक अवस्था में जा रही है, तो यहाँ गैस का क्या हो रहा है, संकुचन, तो ये हमारा हो गया रुद्धोष्म संकुचन। ये हमारे 4 प्रक्रम होते हैं, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म संकुचन और समतापी संकुचन, ठीक है। या समतापी प्रक्रम आप दोनों मान सकते हो। इसको आप चाहो जैसे समतापी प्रक्रम, तो आप इनको भी अगर समझ में नहीं आता आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ क्या हो रहा है, समतापी प्रसार मान सकते हो आप इसको, यहाँ तो इसका भी प्रसार हो रहा है, और यहाँ पे जबकि समतापी क्या हो रहा है, संकुचन या संपीड़न, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 4 प्रक्रम बता दिए, बना लो इस ग्राफ को। 4 हमने यहाँ पे प्रक्रम बता दिए। सबसे पहले प्रसार हो रहा है, प्रसार पहले प्रक्रम में तो समतापी रूप से हो रहा है, दूसरे में रुद्धोष्म के द्वारा हो रहा है, उसके बाद संकुचन शुरू होता है, तो संकुचन पहले समतापी संकुचन और उसके बाद में रुद्धोष्म संकुचन। तो आप नीचे आइए लिख सकते हो, लिखो ये ग्राफ बना लिया, इसके बाद में लिखो कार्नो इंजन के पीवी डायग्राम द्वारा या पीवी चित्र द्वारा, पीवी चित्र या ग्राफ को क्या बोलते हैं, लेखा चित्र या जो भी ग्राफ, तो इतना तो समझते होंगे ना। पीवी चित्र द्वारा, कार्नो इंजन के पीवी चित्र द्वारा, ठीक है। अब इसमें लिखो प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस क्या बता रहा है, 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 हमें क्या बता रहा है, समतापी प्रसार। ऐसे ही प्रोसेस 2 to 3 हमारे क्या बता रहा है, रुद्धोष्म प्रसार। प्रोसेस 3 to 4 हमें क्या बता रहा है, समतापी संकुचन। प्रोसेस 4 to 1 क्या बता रहा है, रुद्धोष्म संकुचन। रुद्धोष्म संकुचन, ठीक है। तो ये पूरा बना करके और नीचे चारों प्रोसेस लिख लो ताकि आप लोग को ध्यान रहेगा। और अब आप लोग को समझ में आ गया कि इसको हमने चक्रीय प्रक्रम क्यों बोला है, कारणों का चक्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरा चक्र पूरा करना है यहाँ पे 1 to 3, लास्ट में 4 to 1 तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ और लास्ट में 1 तक जा रहा है, तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल।
या फिर कार्नोट चक्र। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्नोट चक्र। अब हमें QH और QC के रूप में, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, QH तथा QC का मान जो था TH TC के रूप में हमें निकालना था। तो अब हम यहाँ से एक एक प्रोसेस को लेकर के एक एक प्रक्रम में हम निकालेंगे, इसमें QH का मान क्या है, इसमें QC का मान क्या है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूं, कर लो एक बार इसको, फिर मैं मिटा दूं इसको। अब हम सबसे पहले इस डेरिवेशन में ही चल रहा है, अभी तो हमने बस ग्राफ बना करके बताया है कि चारों प्रक्रम क्या क्या होंगे और किस तरीके से हमें समझना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रक्रम 1 से 2 की। ठीक है ना, सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रक्रम 1 से 2। जो हमारा पहला प्रक्रम था, कौन सा था हमारा, समतापी प्रसार का था। ठीक है ना, तो समतापी प्रसार कल जो इससे पहली क्लास में जो मैंने सारे प्रक्रम बताए थे और सब में हमने क्या किया गया, कार्य निकाला था हमने। तो हम यहाँ पे, हमें क्योंकि पता है कि किया गया कार्य क्या होता है, हमारी ऊष्मा के बराबर होता है। ठीक है, अब पहला जो हमारा सबसे समतापी प्रक्रम था उसमें ली गई ऊष्मा कितनी थी, QH थी। TH टेम्परेचर पे हमने बताया था ना, तो उसमें ली गई ऊष्मा कितनी रही होगी, QH। और जो नीचे वाला जो हमें प्रक्रम 3 से 4 वाला बताया था वो क्या था हमारा, संतापी संकुचन। तो वो TC टेम्परेचर पे था, तो उसमें दी गई ऊष्मा कितनी रही होगी, QC। ठीक है ना, तो उसके बेस पे प्रक्रम 1 से 2 में QH का मान हमारा कितना हो जाएगा। तो संतापी प्रक्रम के लिए कार्य कितना था, nRT ln, वॉल्यूम था, दोनों अलग अलग वॉल्यूम पे हो तो V2/V1। ठीक है, nRT ln V2/V1, या T आपको अलग अलग दोनों TH और TC है तो इसको आप TH कर लो, nRTH ln V2/V1। ठीक है, और ये वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी उसमें, इसको आप नाम दे दो समीकरण 1। ये सबसे पहले हमने बात की प्रक्रम 1 से 2 में, क्योंकि वो कैसा था, समतापी प्रक्रम था। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रक्रम 2 से 3। 2 से 3 प्रक्रम था ये वाला। वो कैसा प्रक्रम था हमारा, रुद्धोष्म था। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, हमारी ऊष्मा अवरुद्ध हो जाती है। इसका मतलब उसमें हमारे पास QH का मान कितना होगा, QH बराबर 0। ठीक है, क्योंकि कैसा रुद्धोष्म प्रक्रम है हमारे पास, तो Q बराबर 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हमने 3 समीकरणें पढ़ी थी। यहाँ हमें टेम्परेचर पता है और वॉल्यूम पता है, प्रेशर का तो पता था नहीं हमें, ग्राफ में हमने टेम्परेचर बताया ताप। तो हम यहाँ ताप और आयतन वाले समीकरण लेंगे। तो T की पावर Γ-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये समीकरण थी। ये समीकरण हमने ले ली। अब हमें दो अलग अलग टेम्परेचर पे, क्योंकि जो हमारा ये जो दूसरा प्रक्रम है रुद्धोष्म, वो कैसा है, जैसे एक तो संतापी है, एक संतापी है, तो रुद्धोष्म तो इन दोनों के बीच में कार्य कर रहा है ना, ये वाला था रुद्धोष्म। तो ये एक टेम्परेचर TH भी है और एक TC, तो इन दोनों के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, TH B की पावर Γ-1 और बराबर TC B की पावर Γ-1 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों में हमने कंपेयर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, या फिर हम अलग अलग वॉल्यूम अगर हम इनके हिसाब से लिखें, इनका आयतन, तो आयतन कौन कौन से, 2 और 3 प्रक्रम के बीच में है, तो हम आयतन इनको 2 और 3 लिख सकते हैं कि इसका आयतन में 2 और इसका आयतन में 3 मान लूँ। TH किसका आयतन था, ये हमने नाम ये दिया था, देखो मैं यहाँ पे साइड में मैंने बना लिया, आप लोग की कॉपी में तो बना हुआ है। ये था 1 2 3 और 4, ये 4 नंबर थे। अभी हम बात करें रुद्धोष्म, तो रुद्धोष्म 2 तो टेम्परेचर के बीच में है, TH और TC। TH के साथ में वॉल्यूम कितना है, V2, और TC के साथ में वॉल्यूम कितना है, V3। तो TH के साथ V2 और TC के साथ में V3 वॉल्यूम पे हमने बता दिया। तो यहाँ से अगर मैं TH/TC की वैल्यू निकालूँ,
TH अपॉन TC, TH और TC में हमें रिलेशन निकालना था ना, तो TH अपॉन TC बराबर कितना हो जाएगा V3 अपॉन में V2 की पावर गामा माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2 देखो इसको, TH अपॉन TC बराबर V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रक्रम। अभी हम किस में 2 से 3 में आ गए, अब हम जाएंगे 3 से 4 में। अब आप लिखो प्रक्रम 3 से 4। 3 से 4 में क्या हो रहा था, हमारा समतापी था, समतापी संकुचन। तो समतापी के लिए जैसे हमने QH टेम्परेचर, क्योंकि पहले वाले में उष्मा कितनी थी, TH के सापेक्ष उष्मा भी QH ली थी। अब हम बात कर रहे हैं एक TC टेम्परेचर वाले समतापी की बात करें, तो इसके सापेक्ष उष्मा भी कितनी हो जाएगी हमारी QC। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम QC का मान क्या निकालेंगे, QC बराबर NRTC ln, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये 1 और 2 के बीच में काम कर रहा था, अब ये कहा 3 से 4 पे जा रहा है। ठीक है ना, तो प्रारंभिक तो इसका कितना है 3 और अंतिम है इसका 4। यहाँ 1 से 2 पे गया था, तो हमने अंतिम था 2 और प्रारंभिक था 1, तो हमने 2 अपॉन में 1 के रूप में लिखा। तो यहाँ हम किस में लिखेंगे, 4 अपॉन में 3, तो V4 अपॉन में V3। ठीक है ना, अब क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा था, इसका प्रसार हो रहा था, समतापी प्रसार था यहाँ पे, तो इसीलिए हमने बताया था कि ये कैसा पॉजिटिव में होगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ संकुचन हो रहा है, तो संकुचन की वजह से कैसा होगा, लेस देन 0, नेगेटिव होगा। इसलिए ये हो गई हमारी समीकरण 3। ठीक है, लिखिए। अब चौथा प्रक्रम हमारा कौन सा बच गया, 4 से 1। वो वापस से कैसा प्रक्रम है हमारा, रुद्धोष्म प्रक्रम है 4 से 1 वाला। ठीक है, उसमें संकुचन और हो रहा है, तो रुद्धोष्म वाले के लिए हमें पता है, फिर से Q बराबर हमारे पास कैसा हो जाएगा 0, और हम समीकरण क्या लेंगे, T V की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समीकरण हमने यही वाली ली। ठीक है, अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है, तो यहाँ हमने क्या ले लिया, 4 जो है ये किस पे, TC टेम्परेचर पे है, तो हमने TC के साथ तो लिया V4 की पावर गामा माइनस 1, और बराबर में एक किस पे है, TH टेम्परेचर पे है, तो TH और V1 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, TC और TH के रूप में हमने ले लिया, तो V4 और V1 के रूप में आ गया। तो यहाँ से TH अपॉन TC का मान मैं निकालूं, TH अपॉन TC कितना हो गया, V4 अपॉन में V1 की पावर गामा माइनस 1, और ये भी कैसा हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि ये भी क्या है, संकुचन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे चारों प्रक्रम में किए गए सारे काम आ गए। ठीक है, अब देखो, अभी इससे पहले वाले वो समीकरण हमारी कौन सी थी, समीकरण 2 थी। समीकरण 2 देखो आप लोग कॉपी में, उसमें भी हमने TH अपॉन TC का मान निकाला था, तो उसमें लिखो आप समीकरण 2 और समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 है TH अपॉन TC का मान उसमें भी था, इसमें भी TH अपॉन TC, तो दोनों बराबर लिख सकते हैं। उसमें तो हमने आयतन का क्या रेशियो आया था, V3 अपॉन में V2 की पावर गामा माइनस 1, और बराबर V4 अपॉन में V1 की पावर गामा माइनस 1। ये हमारे पास क्या संबंध आ गया, चारों आयतन में V3 अपॉन में V2 की पावर गामा माइनस 1 बराबर V4 अपॉन में V1 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम चारों आयतन में क्या संबंध निकाल सकते हैं, V1 अपॉन V2 बराबर क्या हो जाएगा, V4 अपॉन में V3, V1 अपॉन V2 करूँ बराबर V4 अपॉन में V3। ठीक है, ये चारों आयतन में संबंध, इसको आप अपने अकॉर्डिंग जहां जैसी जरूरत हो
इसको आप V3/V2 कर सकते हो, V4/V1 कर सकते हैं, कैसा भी। तो ये हमारे पास चारों आयतन में रिलेशन आ गया। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर हमने जो फर्स्ट लिखी थी, उसमें हमने QH का मान निकाला था, बराबर क्या निकाला था, NRT ln 2 और 1 में V2/V1। ठीक है, और जो समीकरण हमने 3 निकाली थी वापस, इसमें हमने क्या निकाला था, QC का मान निकाला था, वो हमने निकाला था NRT ln V3/V2। V4/V3 के बीच में था। ये दोनों समीकरण QH और QC का मान था। अब हमारे पास यहाँ आयतन में रिलेशन तो आ गया है, तो यहाँ से मैं V4/V3 का मान यहाँ से मैं V1/V2 के बराबर भी लिख सकती हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, NRT ln V1/V2। V4/V3 का मान हमने क्या किया, इस समीकरण से यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक समीकरण तो ये TH की थी और ये समीकरण थी TC की। तो TH/TC का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, QH को QC से या तो मैं डिवाइड करके मान लो, या फिर दोनों को कंपेयर करके भी हम लिख सकते हैं। तो TH/TC बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, QH/QC। ठीक है, क्योंकि ln V1/V2 और यहाँ V2/V1 इनको हम बराबर कर सकते हैं, और दोनों को डिवाइड करें, NR से NR कैंसिल, और QH/QC बराबर क्या बच जाएगा, TH/TC। तो ये हमारे पास हमारे जो क्वेश्चन में पूछा था, मेन चीज जो पूछी थी, QH/QC का मान TH और TC के रूप में। तो QH/QC बराबर TH/TC होगा। इसको इक्वेशन नंबर 6 डाल। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। अब ये जो आपका क्वेश्चन था, ये एक तरह से उसका आंसर मान लो। ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट, आपका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालो। अगर कार्नो इंजन की दक्षता की हम बात करें, कार्नो इंजन की दक्षता, तो कल हमने भाप इंजन की दक्षता क्या निकाली थी, ईटा बराबर, हमने ये कहा था कि उसमें किया गया कार्य कितना है, और अपॉन में उसके हाई टेम्परेचर के द्वारा ली गई उष्मा Q अपॉन में इसके बराबर था। तो हमने इसकी वैल्यू क्या डाली थी, QH माइनस QC, और अपॉन में QH के बराबर थी। तो ये वैल्यू हमारे पास कितने आ गई थी, 1 माइनस QC अपॉन में QH। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ऊष्मा क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इस समीकरण हम देख रहे हैं समीकरण 6 से, QH/QC किसके बराबर है, TH/TC के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं QH/QC का मान इसके रूप में डाल सकती हूँ। तो कार्नो इंजन की दक्षता कितनी हो जाएगी, ईटा कार्नोट बराबर में मानो तो 1 माइनस QC/QH, तो ये कितना हो जाएगा, TC/TH। तो ये हमारी आ गई कार्नो इंजन की दक्षता, ईटा कार्नोट। ठीक है, तो ये आपके कार्नो इंजन की दक्षता, उससे रिलेटेड ही आपकी थ्योरम भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नोट दे करके एक लाइन लिखना, नोट देके एक लाइन लिखना कि किसी भी इंजन की दक्षता
कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो कार्नो इंजन को इसलिए हम आइडियल इंजन मानते हैं। इससे ज्यादा किसी इंजन की दक्षता तो वो इम्पॉसिबल कंडीशन हो जाती है। बाकी अगर इससे कम है तो उसको हम इरिवर्सिबल बोलेंगे या अनुत्क्रमणीय बोलेंगे, क्योंकि कार्नो इंजन खुद कैसा है, उत्क्रमणीय होता है। तो अगर इसके बराबर है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो इंजन भी कैसा, उत्क्रमणीय है। और अगर इससे ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब तो वो असंभव हो गया। ठीक है, इसका मतलब वो असंभव हो जाएगा इंजन। और अगर इससे कम है तो हम कह सकते हैं कि वो अनुत्क्रमणीय है। मतलब कि जो चक्र है वो वापस, मतलब एक चक्र को पूरा नहीं करेगा, या जो प्रक्रम है वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा, तो ये अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे अभी न्यूमेरिकल्स में आपको एक बात करवा दूंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो अभी इसको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में यूज में आएगी। क्योंकि आपको जैसे 3 अलग अलग कंडीशन देकर के और आपसे पूछ लेंगे कि इसमें से बताओ कौन सा इंजन किस प्रकार का होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, कार्नो इंजन की दक्षता निकालनी, उससे कंपेयर करना है सबको। ठीक है, उसके कंपेयर में आपको बताना है कोई उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है या फिर असंभव है। तो अगर कार्नो इंजन से ज्यादा है तो असंभव होगी, उसके बराबर है तो उत्क्रमणीय, और अगर उससे कम है तो अनुत्क्रमणीय। ठीक है, तो ये आपका कार्नो इंजन हो गया कंप्लीट। इसके न्यूमेरिकल्स एक आध में करवा दूंगी आपको, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही।